जय श्री राम। पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति वो शांति। शाम अभी हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वो इन लाइफ वाइब्रेंट इन वाइवर टीम एवरी एटम। एवरी एटम O hidden light, वो इन लाइफ shining in every creature. शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर O hidden love, वो इन लव embracing एम्ब्रेसिंग all in oneness. ऑल इन वननेस May who, मी may each who मी इज हु feels himself हिमसेल्फ as one with thee, ए one with thee. Yes. Know he is, नो know ही इज also one नो आल्सो वन with विथ every other. एवरी अदर जय श्रुति। ओके। हम थियोसॉफी के पाठ जो पुस्तक है, किताब है, इसके हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पेज नंबर आ गया है, अभी ये आ गया है। पहले कल कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, फिर से हम पढ़ेंगे इसको। पेज नंबर है मानसिक संसार, पेज नंबर 88 है। ओके। तो मैं फटाफट पढ़ता हूँ, आप सुनिए। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा तो आपको मैं देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर जी जी 88। पेज नंबर 88। कल और रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो हम फिर से इसको करेंगे। मानसिक संसार। ओके। मानसिक संसार या मानसिक स्तर को देवाचन या स्वर्ग रूप में भी जाना जाता है। उन तीन क्षेत्रों जहाँ साधारण मानव विकास प्रक्रिया होती है में से उच्चतम का प्रतिनिधित्व करता है। यही विचार का संसार भी है। अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद मनुष्य वहाँ कई महत्वपूर्ण गतिविधियों से गुजरते हैं जो सीधे तौर पर उसके विकास से जुड़ी होती है। मानसिक क्षेत्र जो हमारे ग्रह के अष्टल और भौतिक दोनों क्षेत्रों में अंतर्भेदन करता है, मानसिक पदार्थ से बना है। अन्य छह क्षेत्रों की तरह मानसिक पदार्थ परमाणु के रूप में है, लेकिन अष्टल और भौतिक स्तर के पदार्थ से अधिक सूक्ष्मतर, इतना अधिक कि यदि किसी व्यक्ति को भौतिक क्षेत्र से सीधे मानसिक क्षेत्र में ले जाना संभव हो तो मानसिक और भौतिक परमाणुओं के बीच कंपन दर में भारी अंतर को देखते हुए उसे बिजली का झटका देना जैसा होगा। आप कल नहीं थे तो आज फिर से भैया हम कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ऐसा हुआ होगा। ओके। कल ये किया था औसत, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो फिर रिकॉर्ड के लिए भी कर रहे हैं हम। हमें हमें बताया गया है कि यह अवर्णनीय सौंदर्य का एक संसार है जो वास्तव में अस्तित्व का स्वर्गीय ढंग प्रदान करता है। लेकिन इसके होने का कारण उन लोगों के आनंद और परमानंद से कहीं अधिक है जो इसकी अधिक महत्वपूर्ण विशेषता से गुजरते हैं, क्योंकि ये हमारे विकास के लिए आवश्यक सीखने की प्रक्रिया प्रदान करता है। ये प्रक्रिया भौतिक दृष्टि से काफी अवर्णनीय तरीके से होती है। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ भाषा जैसा कि हम इसे समझते हैं मौजूद नहीं है, और जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ भौतिक और अष्टल दोनों से पूरी तरह भिन्न है। मानसिक संसार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भौतिक जीवन के माध्यम से हमारे प्रवास के दौरान सीखी गई सभी चीजों को आत्मसात आत्मसात करने, संग्रहित करने और उन्हें आंतरिक शक्तियों में बदलने के लिए परिस्थितियों को प्रस्तुत करना है। यह वह विधि है जिसके माध्यम से प्रकृति हमें अपने पुनर्जन्म के दौरान सीखी गई हर चीज का सार बनाए रखने की अनुमति देती है। भौतिक क्षेत्र को घेरने और उससे अंतर्भेदन करने वाले अन्य क्षेत्रों की तरह मानसिक संसार में 7 उपविभाग है, जिन्हें दो क्षेत्र में इस प्रकार सम्मोहित किया गया है। अमूर्त क्षेत्र, एब्स्ट्रैक्ट रीजन। पहला, खनिजों, पौधे, जानवरों और मनुष्य के रूप के अंकुरित
विचारों जर्मिनल आइडियाज का उपविभाग। दूसरा है पौधे, जानवर और मनुष्य में जीवन की अंकुरित विचारों का उपविभाग। तीसरा है मनुष्य और जानवर में इच्छा और भावनाओं के अंकुरित विचारों का उपविभाग। मूर्त क्षेत्र, कॉन्क्रीट रीजन। चौथा महाद्वीपीय उपविभाग। पांचवा महासागरीय उपविभाग। सवा हवाई एरियल उपविभाग। सातवां मूल प्रारंभ प्रारंभ संबंधी आर्कियप्टल उपविभाग। सभी विचारों की उत्पत्ति मानसिक जगत के अमूर्त क्षेत्र में होती है, लेकिन उन्हें फलीभूत करने के लिए मूर्त शरीर विचार का क्षेत्र विचारों को मन सामग्री या मानसिक पदार्थ प्रस्तुत करता है, ताकि वे उस स्वयं उनका वस्त्र पहन कर के तदनुरूपा विचार रूप उत्पन्न कर सके। एक महत्वपूर्ण गुप्त सिद्धांत है कि भौतिक संसार में मौजूद हर चीज का पूर्व अस्तित्व मानसिक संसार में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, चीजों को त्रिआयामी वास्तविकता में लाने के लिए पहले उन पर विचार किया जाना चाहिए। उन्हें पहले मनस पदार्थ में निर्मित किया जाना चाहिए। यह हमें आद्य रूप आर्केटाइप की गुप्त धारणा पर लाता है। अपनी अज्ञानता में हम भौतिक संसार में रूपों के निर्माण का श्रेय, पेज नंबर 90। अपनी अज्ञानता में हम भौतिक संसार में रूपों के निर्माण का श्रेय प्रकृति की शक्तियों को देते हैं। यद्यपि यह सार रूप से गलत नहीं है। हमें बताया गया है कि इन रूपों के निर्माता वास्तव में उच्च समझ के अस्तित्व में है, जिन्हें आद्य रूप आर्किटेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। उन इन उच्च समझ वालों का कार्य निम्न या मूर्त मानसिक क्षेत्र में विशिष्ट है, जो इस प्रकार है। महाद्वीपीय उपविभाग, मानव मन के मूल प्रारूप संबंधी या आदर्श बल। दूसरा है महासागरीय उपविभाग, इच्छा और भावना के आद्य रूप। तीसरा है वायु संबंधी वन उपविभाग, वैश्विक जीवन शक्ति के आद्य रूप, मूल प्रारूप आर्केप्टल विभाग, रूपों के आद्य रूप। मानसिक जगत का सबसे बेहतरीन प्रकार का विचार पदार्थ अमृत अमृत विचार के क्षेत्र में, अर्थात इसके तीन शीर्षक उपविभागों में पाया जाता है। इस क्षेत्र को कारण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो कारण स्तर है ना, वो इम्पोर्टेंट है। कारण से ही कर्म बनते हैं हमारे, जिसका अनुभव अवर्णनीय रूप से आनंददायी प्रकृति का होता है। यही वह स्थान है जहाँ जीवात्मा निवास करता है, उसका प्राकृतिक आवास, और वह स्थान जहाँ से वह अपने वाहनों शरीरों का प्रबंधन करता है। जब जीवात्मा भौतिक जन्म में आता है, उसकी सारी ऊर्जा इन वाहनों पर केंद्रित होती है, क्योंकि वे उसे तीन निचले क्षेत्रों मानसिक, एस्ट्रल और भौतिक में अपना अपनी चेतना व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं। और इस प्रकार जीवात्मा सिखाता है और विकास करता है। हालांकि अपने आप को अपने वाहनों के घने पदार्थ में कैद करके जीवात्मा अपने कारण शरीर, अपने वास्तविक घर के साथ सीधा संपर्क नहीं रख सकता है, किंतु ये एक आवश्यकता है, क्योंकि उसके शरीरों द्वारा लगाए प्रतिबंध और सीमा की स्थितियों में ही जीवात्मा को जागरूकता और चेतना का विस्तार मिल सकता है। तो अंततः शरीरों को अनावश्यक बना देता है। जब ये प्राप्त हो जाता है, तो वह अपने मानव विकासवादी चरण के अंत तक पहुंच जाता है, और अब आवश्यकता के चक्र, जन्म लेने की आवश्यकता से बंधा नहीं रहता है। जब ऐसा होता है, तो कारण शरीर, जिसने जीवात्मा के कई जन्मों में उसके एक स्थायी वाहन के रूप में कार्य किया है, अंततः विघटित हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा को अब अर्जित क्षमताओं को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है। ये अब उसका स्थायी हिस्सा है, और वह इन्हें कभी नहीं खोएगा। उसकी मानव यात्रा का समापन हुआ, जीवात्मा स्वयं को मोनाड में समाहित कर पुनः एक हो जाता है, और अब बहुत ऊंचे क्षेत्र में आगे के विकास के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो जीवात्मा अनुभव लेके लेके आगे जाता है, ऐसा बोल रहे। ठीक है, मैं लास्ट में बोल देता हूँ। राम प्रसाद जी, मूर्ति विचार के क्षेत्र का महाद्वीपीय उपविभाग, मानसिक जगत का चौथा उपविभाग, पदार्थ के तीन संसार के सभी उपविभागों जहाँ मानव विकास होता है, ये विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मनुष्य की सात आयामी संरचना में एक प्रकार का मध्य बिंदु है। इस उपविभाग के ऊपर हम अमूर्त
या अमूर्त या कारण क्षेत्र के तीन उपविभागों को पाते हैं। और इसके ऊपर बौद्धिक बुद्धिक और आत्मिक संसार, इसके नीचे हम ठोस मानसिक क्षेत्र के नीचे के तीन उपविभाग इच्छा भावना एस्ट्रल संसार और भौतिक संसार को पाते हैं। इसलिए मानसिक संसार का महाद्वीपीय उपविभाग एक प्रकार का पुल बन जाता है और है जो एक तरफ उच्चतर रूप से घिरा होता है। इसे वो फोकस बिंदु भी माना जाता है जहां आत्मा स्वयं को पदार्थ में प्रतिबिंबित करता है। मूल प्रारंभ बलों का सर्वोच्च क्षेत्र होने के नाते ये वो बिंदु भी है जहां से बल मूर्त विचार के क्षेत्र में आद्य रूप की गतिविधि को निर्देशित करते हैं। इस क्षेत्र में आत्मा पदार्थ पर एक रचनात्मक तरीके से काम करता है। निम्न संसार में व्यक्ति रूप, उच्च संसार में जीवात्मा के प्रतिबिंब मात्र होते हैं। पेज नंबर 92। हाँ, 92 पेज नंबर। जब स्तरों संसारों क्षेत्रों या उपविभागों जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्थित जैसा नहीं दिखा जाना चाहिए, किंतु अनुरूप क्षेत्र जो स्वयं अस्तित्व में है और एक दूसरे के मूल में अंतर्भेदन करते हैं। ये कंपन की दर और इसलिए घनत्व में अंतर के कारण संभव है जो इन क्षेत्रों के पदार्थ की विशेषता है। उदाहरण के तौर पर हम हवा पानी और बालों से भरा एक बर्तन देख सकते हैं जिसमें ये सभी तत्व बिना एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हुए एक साथ रहकर एक पूर्ण बनाते हैं। यदि हम पानी में हवा को भौतिक संसार में विचार की संसार की तरह सोचे तो हमारे पास उस ढंग की एक उपयुक्त मानसिक तस्वीर हो सकती है जिसमें विचार संसार बारीक और सूक्ष्मतर होने के कारण दो निचले क्षेत्रों एस्ट्रल और भौतिक के साथ बिना किसी कठिनाई के अंतर्वेदन करता और परस्पर प्रभाव डालता है। मृत विचार समझ को व्यक्त करने के लिए हम जिस वाहन का उपयोग करते हैं उसे मानसिक शरीर अर्थात मन के रूप में जाना जाता है। यह मृत क्षेत्र या मानसिक संसार के चार निचले उप स्तरों के पदार्थ से बना है। जैसा ऊपर वैसा नीचे। पृथ्वी का एक मानसिक क्षेत्र या शरीर है और उसी तरह मनुष्य का भी मानसिक शरीर है। इस मन या मानसिक शरीर का नियंत्रण और उचित उपयोग करना आसान नहीं है, लेकिन परिपूर्णता के मानवीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक कारक है। कारण शरीर जो मानसिक क्षेत्र के नीचे उच्च उप स्तरों के पदार्थ से बना होता है कि विपरीत मानसिक शरीर अंततः तब विकटित हो जाता है जब एक जन्म के लिए इसका कार्य पूरा हो चुका होता है और बीते जीवन के सीख के अनुभव को आत्मसात करके स्थायी भंडारण के लिए कारण शरीर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, बोला है कि जो सात उपविभाग है अमूर्त क्षेत्र और मूर्त क्षेत्र है मानसिक संसार में। और मेन इसमें से हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे विचार है ना, वो हमारे शरीर से नहीं आते, इस बुद्धि से नहीं आते। तो ये मानसिक स्तर है ना, उधर से आते हैं। जो भी हम विचार करते हैं ना वो मानसिक स्तर से आते। इतना आप याद रखिए। और उसमें सात टाइप्स रहते हैं, वो कैसा आते हैं वो बोल रहे हैं, बाकी छोड़ दो। ओके, क्योंकि ये थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन ज्यादा हमें जितना हम समझते हैं उतना समझ के लेने का, बस बाकी छोड़ देने का। जो है जो विचार आते हैं वो मानसिक स्तर से आते हैं, इतना ही हमें याद रखना है। तो पहला भौतिक शरीर है, बाद में एस्ट्रल है, और ये और इथरिक है, एस्ट्रल है, और ये ठीक। मानसिक है। तो ये चौथा वाला है। तो इसे हम इतना याद मानसिक। रखें, हाँ मानसिक। तो मानसिक स्तर से हमें ये आते हैं। अश्विन मात्र मोबाईल दे तिथला बाहेर आहे. येस, येस माधुरीजी, तुम्ही कॅमेरा ऑन ठेवा, कर साईडला बसा, म्हणजे ते फुलं छान दिसतात तुम्ही मोबाईल मध्ये लावलेली. आणि योगिताजी कॅमेरा ऑन करू शकता तुम्ही. ओके. ओके हां. येस, तुमचं जरा आडवं दिसतंय. हम्म. देवाचन या मानसिक संसार के निवासी मानव, अभी ये पढ़ना है। ओके। तो मानव है, अशरीरी है, गैर मानव है, देवगन है, पशु साम्राज्य है। अभी इस इधर मानव, अभी मानव है ना। इस आपको पढ़ना है अभी, राम प्रसाद जी आप पढ़ना है तो हाँ।
हाँ आता छान है, ओके, छान दिसतंय मॅडम. हम पढ़े सर। हाँ पढ़िए पढ़िए. 93 है सर। हम्म. दिख रहे. पेज नंबर 93 है। हम्म. देवाची या मानसिक संसार के निवासी। मतलब, हाँ, तो कायदे है तो. ना? हम्म. दो प्रकार के मन, पढ़े सर। हाँ पढ़िए. हम्म। दो प्रकार के मनुष्य शरीर, जीवित और अशरीरी, भौतिक मृत्यु के बाद यहाँ निवास करते हैं। शरीरी, वे तो मनुष्य प्राणी जो अभी भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं और अपनी पूर्ण चेतना में यहाँ गति करते हैं, वे निरपाद रूप से या तो सिद्ध अथवा उनके दीक्षित शिष्य होते हैं। उच्चतर स्तरों पर भौतिक शरीर में कार्य करना अधिक उन्नति को दर्शाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है मनुष्य का एकाकीकरण, जिसमें यह व्यक्तिगतता से अधिक या कम प्रभावित नीचे व्यक्तित्व मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं वैयक्तिकता निश्चित रूप से एक शरीर द्वारा प्रतिबंधित और सीमित, किंतु फिर भी वह अपने भीतर एक अत्यधिक विकसित जीवात्मा का ज्ञान रखते हुए है। उसका अधिकतम महत्वपूर्ण कार्य इस स्वर्ग के संसार में किया जाता है। विशेषतः इस प्रकार के उच्चतर उप स्तरों पर, जहां वैश्विकता के पर सीधा काम किया जा सकता है, इसी स्तर से वे सिद्ध लोग विचार के संसार पर भव्यम भव्यतम आध्यात्मिक प्रभाव की बौछार करते हैं। इस स्तर के वे सभी प्रकार से बड़े और लाभकारी आंदोलनों आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। यहाँ से निर्माण कायाओं के प्रतापी स्वत्याग द्वारा अधिकांश उड़ेला हुआ आध्यात्मिक बल वितरित किया जाता है। यहाँ पर्याप्त रूप से उन्नत पात्र शिष्यों को प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है, क्योंकि एस्टल स्तर की तुलना में यहाँ अधिक प्रत्यक्ष शिक्षा पूर्णता से प्रदान की जा सकती है। इसमें सर रुकिए आप थोड़ा. यस, थैंक यू सर, थैंक यू. हाँ यस योगिता जी, आप फिर से इसको पढ़िए. मानव नहीं तो मैं तो मानव बोल देता हूँ. दो प्रकार के मनुष्य है, शरीरी और अशरीरी है. ये हमेशा एम्बॉडेड और भौतिक मृत्यु के बाद डिसएम्बॉडेड. तो हमारे दो प्रकार के मनुष्य, शरीर जो शरीर है ना वो एक है, और अशरीरी मीन्स मरने के बाद जो होता है ना वो एम्बॉडेड होता है. वो कहाँ करते, देवाचन या मानसिक संसार के निवासी. देवाचन मीन्स स्वर्ग. इतना ही सिंपल में याद रखते हैं, स्वर्ग हम बोल सकते हैं उसको. तो इसको हम याद रखेंगे, ओके. अभी उसमें है शरीरी, जीवित. जीवित और जीवित, आपसे जीवित में क्या है, एम्बॉडेड शरीर. शरीर में क्या है, वे मानव प्राणी जो अभी भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं और अपनी पूर्ण चैतन्यता में यहाँ गति करते हैं. वे निरपवाद रूप से या तो सिद्ध अथवा उनके दीक्षित शिष्य होते हैं. जो हाँ, जिधर अभी हम जिधर अभी 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 हम जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, अभी जो काम कर रहे, कौन सा भी स्पिरिचुअल जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उस लोक में जाते हैं, उस स्वर्ग में जाते हैं. और वहाँ हम गुरु बनते हैं, नहीं तो शिष्य बनते हैं उनके देवाचन में. इतना ही है, ओके. तो ये थोड़ा कठिन है समझने के लिए, थोड़ा शब्द थोड़ा कठिन है लेकिन समझ में आता है, ओके. उच्च स्तरों पर भौतिक शरीर में कार्य करना अधिक उन्नति को दर्शाता है. उच्च स्तरों पर भौतिक शरीर में कार्य करना अधिक उन्नति को दर्शाता है. अभी जो हमारा जो शरीर है उसमें हम जो अच्छा अभी काम कर रहे हैं ना,
उसको वो ज्यादा ज्यादा ये करते हैं, समझाते हैं। ओके। क्योंकि इसका अर्थ होता है मनुष्य का एकीकरण, जिसमें जिससे यहाँ वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी से अधिक या कम प्रभावित नीचे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं वैयक्तिकता निश्चित रूप से एक शरीर द्वारा प्रतिबंधित और सीमित, किंतु फिर भी अपने भीतर एक अत्यधिक विकसित जीवात्मा का ज्ञान रखते हुए है। तो अभी हम इंडिविजुअल है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो उसका उसके पास ज्ञान का भंडार है। उसको हम उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ध्यान से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे उसको हमें निकालना है। वो कैसा है, क्या करना है, वो देखना है हमें। ठीक है। तो ये है। हम्म। विशेषता इस स्तर के उच्चतर उप स्तरों पर जहां व्यक्ति पर सीधा काम किया जा सकता है, इस स्तर पे उनका अधिकतम महत्वपूर्ण कार्य स्वर्ग के संसार में किया जाता है। विशेषतः इस स्तर के उच्चतर उपस्तरों पर जहां व्यक्ति का पर संदेह सीधे काम किया जा सकता है, यदि इसी स्तर से वे सिद्ध लोग विचार के संसार पर भव्यतम आध्यात्मिक प्रभाव के पहुंचार करते हैं, इसी स्तर पे वे सभी प्रकार के बड़े और लाभकारी आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। यहाँ से निर्माण कायाओं के प्रतापी स्वत्याग द्वारा अधिकांश उड़ेला हुआ आध्यात्मिक बल वितरित किया जाता है। यहाँ पर्याप्त रूप से उन्नत पात्र शिष्यों को प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है, क्योंकि अष्ट स्तर की तुलना में यहाँ अधिक प्रत्यक्ष शिक्षा पूर्ण से प्रदान की जा सकती है। तो जो भी साधु संत है ना, बड़े बड़े, वो तो ये जो शरीर है ना, उसमें से काम करते हैं। वो यहाँ भी रहते हैं और दूसरे स्वर्ग में भी जाते हैं, किधर भी जा सकते हैं ना। तो वो जो उन्नत आत्मा है ना, ये शरीरी भाग का है। ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा में हाँ। हम समझेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है। अभी है पेज नंबर 94, निद्रा या ट्रांस समाधि की अवस्था में मनुष्य। अभी 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 हम जो सोते हैं ना, हम जो सोते हैं, उसमें क्या होता है हमें देखना है। ठीक है। हम्म। हम जो सोते हैं ना, उसमें क्या होता है एक्चुअली, वो देखना है। हम्म। निद्रा के समय सामान्य मनुष्य या भौतिक रूप से विकसित मनुष्य ट्रांस या वो या समाधि अवस्था में इस स्तर पर प्रवेश कर सकते हैं। तो जब सोते हैं ना, तभी भी वो लोग इस स्तर पे जा सकते, देवानगंध में जा सकते हैं। हम जाते हैं, वो बोल रहे हैं। इस स्तर पर करते, यद्यपि अत्यंत विरले ही जीवन और उद्देश्य की शुद्धता एक परम आवश्यक शर्त है। जीवन और उद्देश्य की शुद्धता एक परम आवश्यक शर्त है। तो हमें जीवन क्यों जीना है, हमें क्या करना है, वो हमें पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। और तब भी जब इस स्तर पर पहुंचा जाता है, वहां कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे वास्तविक चेतना कहा जा सके। तो उस स्तर पे जाके कुछ भी नहीं हो सकता है जो हमें, क्या बोल सकते वहां कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे वास्तविक चेतना कहा जा सके। तो वास्तविक जो है वो अलग रहता है। कुछ लोग रहते हैं ना, साधु सन्यासी जो मेडिटेशन कर ध्यान करते हैं, तो इधर बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, तो घूम के आते हैं, दूसरे ग्रहों पे जाते हैं, दूसरी दुनिया में जाके आते हैं, उधर का काम करके वापस आते हैं। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं निद्रा या ट्रांस, समाधि में। ओके। अभी है डिसएम्बॉयडेड, अशरीरी। अभी अशरीरी पे देखो, अशरीरी में क्या क्या होता है देख लीजिए। हाँ। अशरीर रूप स्तर पर अशरीरी मनुष्य अभी भी अपने पिछले भौतिक जीवन की व्यक्तित्व में स्वयं की पहचान बनाते हुए पूरी तरह से स्वयं अपने विचार के संसार में जीता है। अरूप स्तर पर वो बस पुनर्जन्म लेने वाला जीवात्मा है, जो कम से कम उस विकास को कुछ हद तक समझाता है जहां वह लगा हुआ है, और जिसे कार्य को उसे करना है। प्रत्येक मनुष्य मृत्यु और जन्म के अंतराल में, फिर से पढ़ता हूँ, अशरीर रूप स्तर पर अशरीरी मनुष्य अभी भी अपने पिछले भौतिक जीवन के व्यक्तित्व से स्वयं की पहचान बनाते हुए पूरी तरह से स्वयं अपने विचारों के संसार में जीता है। अरूप स्तर पर वह बस पुनर्जन्म लेने वाला जीवात्मा है, जो कम से कम उस विकास को कुछ हद तक समझता है जहां वह लगा हुआ है।
और जिसे कार्य को उसे करना है। जब शरीर नहीं रहता तो उस आत्मा को पता रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब शरीर होता है तो समझ में नहीं आता, तो वो समझने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। ओके। जो उन्नत आत्मा रहती है उनको पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ जाती है। तो नॉर्मल, जब हम जब 1 साल के बच्चे रहते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता तब उनकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहती है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो विचार करने लगते हैं बोलने लगते हैं ना धीरे धीरे, तो उनको वो कनेक्टिविटी बंद होती है, वो संसार में आके फंस जाते हैं। तो उससे फिर से बाहर जाने के लिए हम ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, जो भी है मंत्रास करते हैं जब करते हैं, अच्छा है। यस। तो ये है। ओके। तो ये है, प्रत्येक मनुष्य मृत्यु और जन्म के अंतराल में इस दोनों चरण में से गुजरता है। यद्यपि अविकसित अधिकांश लोग इन चरणों में किसी पर भी इतनी कम चेतना रखते हैं कि उनका सही मायने में उन स्तरों में स्वप्निल अवस्था में ही कहा जा सकता है। फिर भी चाहे चैतन्यता में अथवा अचैतन्यता में, प्रत्येक मानव प्राणी द्वारा मानसिक संसार के उच्चतर स्तरों को स्पर्श करना ही चाहिए, इसके पहले कि वो पुनर्जन्म से ले सके। और जैसे जैसे उसका विकास आगे बढ़ता है, यह स्पर्श उसके लिए अधिक से अधिक निश्चित तथा वास्तविक बनता है। अपनी प्रगति के साथ न केवल वह अधिक चैतन्य होता है, बल्कि वास्तविकता के उस संसार में उसके रहने की अवधि अधिक लंबी हो जाती है। इस तथ्य के कारण कि उसकी चेतना धीरे धीरे किंतु लगातार उठती रहती है। प्रत्येक मनुष्य मृत्यु और जन्म के अंतराल में इन दोनों चरणों में से गुजरता है। हम सभी इसमें गुजरते हैं ऐसा बोल रहे हैं। यद्यपि अविकसित अधिकांश लोग इन चरणों में किसी पर भी इतनी कम चेतना रखते हैं कि उनको ये सही मायने में उन स्तरों में स्वप्निल अवस्था में ही कहा जा सकता है। जो मीन्स ये बोल रहे हैं कि जो स्वप्निल अवस्था में जो आ जाते हैं ना, तो वो अविकसित लोग रहते ज्यादा। फिर भी चाहे फिर भी चाहे चैतन्यता में अथवा अचैतन्यता में, प्रत्येक मानव प्राणी द्वारा मानसिक संसार के उच्चतर स्तरों को स्पर्श करना ही चाहिए। फिर तभी भी हमें हम सभी लोगों को उस लेवल पे जाना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, एटलीस्ट स्पर्श करना चाहिए, इसके पहले कि वो पुनर्जन्म ले सके। और जैसे जैसे उसका विकास आगे बढ़ता है, पुनर्जन्म में जो वो एक कंटिन्यूटी है। हम जैसा डेली अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ना, वैसा ही पुनर्जन्म रहता है हमारा, ऐसा है। और उसमें हमें हमारा विकास करना है। स्पर्श उसके लिए अधिक से अधिक निश्चित तथा वास्तविक बनता है। अपनी प्रगति के साथ न केवल वह अधिक चैतन्य होता है, बल्कि इस वास्तविकता के उस संसार में उसके रहने की अवधि अधिक लंबी हो जाती है, इस तथ्य के कारण कि उसकी चेतना धीरे धीरे किंतु लगातार उठती रहती है। ओके। ठीक है, पेज नंबर 95 है। जीवन धीरे धीरे निम्नतर स्तरों पर छोटा होता जाता है। जीवन धीरे धीरे निम्नतर स्तरों पर छोटा हो जाता है, जबकि उच्चतर जीवन लगातार अधिक लंबा और पूर्ण बनता जाता है। तब तक कि जब अंत में ऐसा समय आता है कि चेतना एकीकृत हो जाती है, जब उच्च और निम्न स्व अविभाज्य रूप से एकजुट हो जाते हैं। और अब मनुष्य छोटे व्यक्तित्व को गलती से समझते हुए कि वो इसमें से अपनी चारों ओर के बड़े स्वर्ग संसार को देख सकता है, स्वयं अपने विचारों के बादल में अपने को लपेट कर नहीं रह सकता। जब वो जीवन की सही संभावनाओं को समझता है और इस तरह प्रथम बार वह सही ढंग के जीवन जीना प्रारंभ करता है, किंतु उस समय तक वह उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है जहां वह पहले ही मार्ग में प्रवेश कर लिया होता है। तो हमें आगे बढ़ना है, इतना ही हम जान सकते हैं इसमें से। ओके। निम्न स्तर छोटा रहता है, उच्चतर बड़ा होता है, ये बोल रहे हैं। और जो भी हमारी यात्रा है ना, वो हमें आगे लेके जानी है। और
और ऊंचाई तो जाना है, हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है बस। जब मोक्ष मिलता है ना, तभी भी वापस ये चक्र शुरू होता है। ये कंटिन्यू चक्र है। ठीक है। यस। आत्मवंदन माधुरी जी, शिवम, ये ज्योति मैम, हिरल जी। आत्मनंदन सर। आत्मवंदन। यस। यस, गैर मानो। गैर मानो थोड़ा आप पढ़िए, उसके बाद पढ़ेंगे। यस। आप थोड़ा अपने गैर मानो, हिरल जी आप पढ़िए, पेज नंबर 95। एक एक पैराग्राफ पढ़ना है, दो दो लाइन जो है। ओके। आत्मनंदन सभी को। हम्म। गैर मानव। हम्म। इस स्तर पर इस स्तर पर एलिमेंटल सार और महान देव साम्राज्य के वर्गों का केवल कुछ वर्णन ही किया जा सकता है। एलिमेंटल सार, एलिमेंटल इसेंस, एक महात्मा के पहले पत्रों में से एक टिप्पणी की गई थी कि प्रथम और द्वितीय एलिमेंटल साम्राज्य की स्थिति को समझना असंभव है सिवाय एक दीक्षित के लिए। एलिमेंटल सार, मोनाड सार के विकास के कुछ निश्चित प्रारंभिक चरणों को दिया गया मात्र नाम है, जो अपनी बारी में पदार्थ में द्वितीय ईश्वर से दिव्य जीवन के बाह्य प्रभाव के रूप में परिभाषित किया सकता है। व्यक्तिकरण की अवस्था, जहां यह मनुष्य का कारण शरीर बनाता है, पर आने के पहले यह बाह्य प्रभाव विकास के 6 निचली अवस्थाओं से गुजर कर उन्हें अनुप्राणित किया है। पशु, वनस्पति, खनिज और 3 एलिमेंटल साम्राज्य। प्रारंभिक जीव, जब यह मोनाड सार खनिज के पहले 3 बड़े प्रारंभिक जीव साम्राज्यों को ऊर्जावान कर रहा होता है, तब उसे एलिमेंटल सार कहा जाता है। हम्म। एलिमेंटल या प्रारंभिक जीव साम्राज्य, नहीं 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 मैडम, आप एलिमेंटल नहीं, आगे किंगडम। आगे मत जाइए, इतना ही बोल लेना है। पहला गैर मानव क्या है, इस स्तर पर एलिमेंटल सार और महान देव साम्राज्य हाँ के सर, वर्गों ओ। का। हम्म। एलिमेंटल सार क्या है? ठीक है। तो ये महात्मा है ना, थियोसॉफी में महात्मा के लेटर ऐसा रहता है, जो कुछ महात्मा ने लिखे, मुझे इतना डिटेल पता नहीं। महात्मा लेटर्स करके थियोसॉफी में एक टाइप्स रहता है, तो उनके जो लेटर्स है, तो उसमें वो टिप्पणियां रहती है, उनके बारे में बोल रहे हैं वो। और एलिमेंटल सार है, मोनार्ड सार के विकास के कुछ निश्चित प्रारंभिक चरणों को दिया गया मात्र नाम है, जो अपनी बारे में पदार्थ में द्वितीय ईश्वर से दिव्य जीवन की बाह्य प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैयक्तिकरण की अवस्था, जहाँ एक मनुष्य का कारण शरीर बनता है। मनुष्य का कारण शरीर बनता है, मनुष्य का कारण कारण शरीर बनता है। कारण शरीर जब बनता है तभी हम कर्म कर सकते हैं। बाकी जो शरीर है ना, मानसिक है, एलिमेंट इथरिक है, एस्ट्रल है, वो यूज कर सकता है। तो उसके लिए तो भी हमें अनुभव आते, प्रैक्टिकल आने के लिए पहले ये वायुग्रह के विकास के 6 निचली अवस्थाओं से गुजर कर उन्हें अनुप्राणित किया है। पशु, वनस्पति, खनिज और 3 एलिमेंटल साम्राज्य प्रारंभिक जीव, जब ये मोनाड सार खनिज के पहले 3 बड़े प्रारंभिक जीव साम्राज्य को ऊर्जावान कर रहा होता है, तब उसे एलिमेंटल सार कहा जाता है। तब ये मीन्स ये गैर मानव है। एलिमेंटल 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 एलिमेंट एलिमेंट्स रहता है ना, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स, तो अलग एलिमेंट्स, ये इसको ये एलिमेंट का पार्ट है। ओके, खनिज वाला पार्ट है। तो उसमें क्या है, ये पशु, वनस्पति, खनिज और 3 एलिमेंटल साम्राज्य प्रारंभिक जीव, जब ये मोनाड सार खनिज के पहले 3 बड़े प्रारंभिक जीव साम्राज्य को ऊर्जावान कर रहा होता है, तब उसे एलिमेंटल सार कहा जाता है। तो ये एलिमेंटल सार है। तो जो खनिज है, पहाड़ है, जंगल है और पेड़े है, किधर भी है ना ऊर्जा रहती है, तो उधर भी ऊर्जा पकड़ के रहती है। जब हमको कभी कभी ना ध्यान का, अभी घर में अलग होता है ध्यान, लेकिन कभी कभी पहाड़ पहाड़ में जाके चट्टानों में भी ध्यान अच्छा होता है, उनकी एक ऊर्जा मिलती है हमें।
ओके, जंगल में भी मिलती है, तो उनकी ऊर्जा हमें मिलती है। ये इधर ऊर्जा का खेल है सब, ये अशरीर है। अभी इसमें क्या है, एलिमेंटल या प्रारंभिक जीव साम्राज्य, एलिमेंटल किंगडम है। ठीक है, एलिमेंटल किंगडम। अभी जो बुक हम कर रहे हैं ना, इसी के जो ये है वो अच्छी तरह हमें समझाएंगे। मुझे भी इतना क्लियरिटी से नहीं आ रहा है अभी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इतना हमारा पहला ही बुक है। ठीक है, तो थोड़ा हम जितना हम समझते हैं उतना लेके जाएंगे। हम्म। यस, थैंक यू मैम। अभी यस, ज्योति जी आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये पूरा एलिमेंटल है ना, आपको पढ़ना है, मीन्स 2 पैराग्राफ। हम्म, जी सर। एलिमेंटल या प्रारंभिक जीव साम्राज्य, एलिमेंटल किंगडम। जो एलिमेंटल सार मानसिक स्तर पर होते हैं, वे प्रथम और द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य बनाते हैं। दिव्य जीवन की एक तरंग जो कुछ पूर्ववर्ती युगों में अपने निम्नामुख विकास में बुद्धि स्तर में से गुजर चुकी है, स्वयं को सातवें स्वर्ग में नीचे उड़ेलती है तथा परमाणु मानसिक पदार्थ के बड़ी मात्रा को अनुप्राणित करती है। इस प्रकार प्रथम बड़े एलिमेंटल साम्राज्य का एलिमेंटल सार बनती है। अपने विकास की लंबी अवधि में यह अरूप स्तर के तीनों स्तरों के पदार्थ के सभी संभव संयोजनों कॉम्बिनेशंस को अपने ऊपर लेती है, किंतु समय के अंत में सभी प्राप्त शक्तियों को सुषुप्त रूप से धारण करते हुए परमाणु स्तर पर वापस आती है। आगामी युगों में वह यह स्वयं को मानसिक स्तर के चतुर्थ उपस्तर अर्थात रूप स्तर के उच्चतम भाग में उड़ेलती है तथा उस उपस्तर के पदार्थ को अपनी ओर एक शरीर की तरह खींचती है। तब यह अपनी सरलतम अवस्था में द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य का एलिमेंटल सार बनती है। विकास के क्रम में यह निम्न मानसिक स्तर के चारों उपस्तरों के पदार्थ के विभिन्न संयोजनों का परिधान धारण करती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप थोड़ा सा, हाँ मैडम, आप थोड़ा इसको समझा सकते हो। थोड़ा मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ सर, हाँ ठीक है, मतलब वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है सर। ठीक है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, एलिमेंटल या प्रारंभिक साम्राज्य एलिमेंटल किंगडम है। अभी पहला हमने एलिमेंटल सार देखा, एलिमेंटल, और अभी एलिमेंटल किंगडम है। तो एलिमेंट मीन्स एक थोड़ा सा पत्थर, बिग पहाड़ मीन्स किंगडम हो गया ना। ओके, पर्वत वैसा। ओके, तो जो एलिमेंटल सार मानसिक स्तर पर होते हैं, वे प्रथम और द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य बनाते हैं। ओके, तो जीव साम्राज्य बनाते हैं, तो पहाड़ों में भी आत्मा रहती है। हमने ये खनिज में भी आत्मा है, खनिज में भी आत्मा है। ओके, ये याद रखना है, पूरा एक पहाड़ रहता है ना, उसमें एक आत्मा रहती है। 100 प्लांट्स में एक आत्मा रहती है। 10 एनिमल्स में एक आत्मा रहती है। एक मानव में एक आत्मा रहती है। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। समझ में आया? आया ना? ओके। जी जी। तो ये एलिमेंटल है, खनिज में क्या होता है वो बोल रहे हैं। दो एलिमेंटल सार मानसिक स्तर पर होते हैं, वे प्रथम और द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य बनाते हैं। दिव्य जीवन की एक तरंग जो कुछ पूर्ववर्ती, ओके, दिव्य जीवन की एक तरंग, फिर से दो एलिमेंटल सार मानसिक स्तर पर होते हैं, वे प्रथम और द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य बनाते हैं। दिव्य जीवन की एक तरंग जो कुछ पूर्ववर्ती युगों में अपनी निमा निम्नामुख ना- निम्नामुख विकास के बुद्धि स्तर में से गुजर चुकी है। ओके, स्वयं को सातवें स्वर्ग में नीचे उड़ेलती है तथा परमाणु मानसिक पदार्थ की बड़ी मात्रा को अनुप्राणित करती है।
तो दिव्य जीवन की एक तरंग जो कुछ पूर्व युगों में अपनी निम्नात्मक विकास की बुद्धि स्तर में से गुजर, पहले वो अनुभव करके आई है, एक आत्मा दिव्य तरंग, ऐसा बोल रहे हैं। वो क्या करते हैं, प्रथम और द्वितीय जीव, प्रथम और द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य बनाते हैं। इस प्रकार प्रथम बड़े एलिमेंटल साम्राज्य का एलिमेंटल सार बनता है। तो जो एलिमेंटल बड़ा जो साम्राज्य है ना, खनिज का बड़ा साम्राज्य, वो उसका सार बनाता है। अपने विकास की लंबी अवधि में अपनी विकास की लंबी अवधि में यह अरूप स्तर के तीन स्तरों के पदार्थ के सभी संभव संयोजनों कॉम्बिनेशन को अपने ऊपर लेती है। अभी जो पत्थर रहते हैं ना, पत्थर, तो वो हजारों साल रहते हैं, करोड़ों साल रहते हैं। तो उनकी जो विकास की अवधि है ना, लंबी है। समझ में आया? तो उनको हजारों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगेगी, कितने साल लगेंगे पता नहीं है। तो वो है, तो उनके बारे में तो उनको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मानव को 100 साल, 60 साल, 70 साल ये है ना? तो ये है। तो कॉम्बिनेशन ऊपर है। किंतु समय का अंत में सभी प्राप्त शक्तियों को सुश्रुत रूप से धारण करते हुए परमाणु स्तर पर वापस आती है। समय का जब अंत होता है, तब सभी वो एक होते हैं, एक 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 वापस आते हैं, सभी परमाणु में सब सब वापस आते हैं। खनिज की आत्मा है, प्लांट की आत्मा है, एनिमल की आत्मा है, और मनुष्य की, कीटों की आत्मा है। सब में आत्मा अलग अलग है ना, तो सब वो वापस आती है जब जब अंत समय आता है तब। पता नहीं आपको समझ समझ आ रहा है क्या नहीं, पता है कि देख लीजिए। हाँ, थोड़ी 5 मिनट हम चालू करेंगे, इतना ही खत्म करेंगे। आगामी युगों में यह स्वयं को मानसिक स्तर के चतुर्थ उपस्तर अर्थात रूप स्तर के उच्चतम भाग में उड़लते हैं, तथा उस उपस्तर के पदार्थ को अपनी और एक शरीर की तरह खींचती है। आगामी युगों में यह स्वयं को मानसिक स्तर के चतुर्थ स्तर अर्थात रूप स्तर के उच्चतम भाग में उड़लती है, तो अरूप से रूप स्तर पर ऊपर लेके आती है। ओके, अपने और एक शरीर की तरह खींचती है। जैसा एक शरीर कैसा खींचते हैं ना, वैसा वो खींचते हैं। तब ये अपनी सरलतम अवस्था में द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य का एलिमेंटल सार बनती है। तब ये अपनी सरलतम अवस्था में द्वितीय प्रारंभिक जीव साम्राज्य का एलिमेंटल सार बनती है। पहला प्रथम बनता है, बाद में द्वितीय बनते हैं। विकास के क्रम में ये निम्न मानसिक स्तर है कि चारों उपस्तरों के पदार्थ के विभिन्न संयोजनों का परिधान धारण करती है। तो हमारे अंदर भी खनिज है, पता है, सब आयन है, कुछ कुछ है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, बहुत सारे खनिज है हमारे शरीर में। वो उसके बारे में भी बोल रहे हैं। ये है एलिमेंटल का, उसके बाद आएगा पशु साम्राज्य का। ओके, बाद में देवगन। हम्म। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। पशु साम्राज्य कर सकते हैं क्या? मानसिक स्तर पर पशु साम्राज्य दो मुख्य विभागों में प्रतिनिधित्व करता है। निम्न स्तर स्वर्ग संसार में उन समूह जीवात्माओं का निवास है जिससे पशुओं का विशाल बहुमत जुड़ा होता है, और तृतीय उपस्तर पर तुलनात्मक रूप से इस साम्राज्य में केवल कुछ सदस्यों के कारण शरीर अभी वैयक्तिकृत हुए हैं। सच कहा जाए तो ये बाद वाले अबु पशु नहीं है। व्यावहारिक रूप से वे बिल्कुल आदिम कारण कारण शरीर के केवल उदाहरण है, जो आकार में अविकसित है तथा नवजात गुणों के कंपन द्वारा अभी बहुत घुमिल रंग में किए हुए हैं। कम से कम ये तो निश्चित है कि प्रत्येक अस्तित्व जो जो चाहे वो अभी अभी मानव विकास में प्रवेश कर रहा हो अथवा इसके पर परे जाने की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए स्वर्ग संसार का अर्थ है उच्चतम आनंद, जिस स्तर के आनंद के लिए वह अस्तित्व सक्षम है। पशु साम्राज्य है। पशु साम्राज्य में क्या बोल रहे हैं कि मानसिक स्तर पर पशु साम्राज्य दो मुख्य विभाग में प्रतिनिधित्व करता है। निम्न स्तर निम्न निम्न स्तर स्वर्ग संसार में उन समूह जीवात्माओं का निवास है
तो ये समूह जीवात्मा का एक निवास है, निम्न, नीचे वाला, जिसमें पशुओं का विशाल बहुमत जुड़ा होता है, उसमें जुड़ा होता है। और तृतीय स्तर पर तुलनात्मक रूप से इस साम्राज्य के केवल कुछ सदस्यों के कारण शरीर अभी भी वैयक्तिकृत हुए हैं। सच कहा जाए तो ये बाद वाले पशु नहीं है, व्यावहारिक रूप से वे बिल्कुल आदिम कारण शरीर के केवल उदाहरण है, जो आकार में अविकसित है तथा नवजात गुणों के कंपन द्वारा अभी बहुत धूमिल रंग में किए हुए हैं। कम से कम ये तो निश्चित है कि प्रत्येक अस्तित्व जो जो चाहे वो अभी अभी मानव विकास में प्रवेश प्रवेश कर रहा हो अथवा इसके परे जाने की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए स्वर्ग संसार का अर्थ है उच्चतम आनंद, जिसे स्तर के आनंद के लिए वह अस्तित्व सक्षम है। कम से कम ये तो निश्चित है कि प्रत्येक अस्तित्व जो चाहे वो अभी अभी मानव विकास में प्रवेश कर रहा हो अथवा इसके परे जाने की तैयारी कर रहा हो, मानव में आने की कोशिश कर रहा है ना, नहीं तो उसके आगे भी जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। उसके लिए स्वर्ग संसार का अर्थ है उच्चतम आनंद। स्वर्ग सबको अच्छा लगता है ना, तो ये तो हमें पता है, नरक अच्छा नहीं लगता है। तो आनंद, जिस स्तर के आनंद के लिए वह अस्तित्व सक्षम है, यह अस्तित्व सक्षम है। गाय का रूप है, अलग है, हर एक एनिमल अलग है। ठीक है, हम इधर रुकेंगे। पेज नंबर 97 पे आगे है, देव से चालू करेंगे सर, कल से। यस, बोले ना। मैंने नहीं पढ़ा। आपने आपने, मुझे कहा पढ़, हाँ, नहीं पढ़ा। आपको आज आराम दे दिया है। ऐसा नहीं है आप रोज सबको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा हमें लगता है कि किसी को दे किसी को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप पर्पजली। तो, और फिर आपने ही जान लिया। नहीं, मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। थोड़ा कठिन चल रहा है सबके लिए, मेरे लिए भी कठिन चल रहा है, तो इसलिए मैंने पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है, कल आपको देंगे। ठीक है ना? नहीं तो पर मैं ध्यान, हाँ। मैंने पढ़ा तो उसके बारे में कुछ बोलूं। हाँ, बोलिए बोलिए, मैडम बोल सकते हो, पढ़ो पढ़ो मत, कि पढ़ने के बाद वो थोड़ा। का मुझे ऐसे एक्सट्रैक्ट लगा कि जैसे अपना कैटरपिलर रहता है। हम्म। हम्म। वो पहले तो कैटरपिलर क्या बोलते हैं उसको, पहला काम मुझे पता, तुरंत। तुरंत। हम्म। तो जैसे जैसे वो उसका दे रहता है हम्म। फुलपाखुर बटरफ्लाई बनना, तो वहां से वो कोन में जाता है, हम्म। कोकून से फिर उस होता है, फिर वो बटरफ्लाई होता है। वैसे ही ये अ, प्रकृति में भी ऐसे ही चालू रहता है कि एक स्टेप से आप ऊपर जाते जाते फिर वो उच्चतम स्तर पे जाते हैं। हम्म। मुझे ऐसे लगा था। हम्म। ओके। ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम। हम्म, यस। हम, ध्यान का टाइम होता है तो थोड़ा ध्यान अच्छा हो जाए, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं। यस। और किसी कुछ पूछना है? यस।
ध्यान करेंगे हम। ध्यान में बैठे हैं सर। यस, वही तो बोल रहे हैं, हम ध्यान करेंगे। तो बैठो, हम इसमें बैठे। तुम सामने बैठो। ध्यान में उन्होंने बोला है। अरे बाप रे। हाँ मेरा सही है, आप बैठ जाइए। कैसा? आप अपनी साइड करिए। अरे नहीं, तुम बैठ यार, उनका वो एक मुख्य बात ये है कि आप वो ऑन है वीडियो, उसमें देखो आप बैठे इधर, मैं बाजू में बैठा ना, सुन रहा ना मैं। वो हमारा गिलास खा दो, पानी पी ले, तुमको पानी पी ले, तुम पी लो। नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, तुम पी लो बस, उसमें से हम। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा आपका ध्यान। ओके। हम्म। आराम से बैठिए। ठीक है, हाँ, उनको जो सही लगे वो कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आराम से बैठिए ध्यान के लिए। हम ध्यान करेंगे थोड़ा अलग तरह से। हम्म। बोलो। आराम से बैठना है ध्यान के लिए। आंखों को बंद करके बैठना है। आंखों को बंद करके बैठना है। इधर मुंह करो, उनकी तरफ। हाँ, ऐसा करो। हाँ, आपका नाम फिर से बोल दीजिए, नाम मैं भूल गया। आपका नाम? लकी, बताओ लकी। वैसे प्रियंका खटी। प्रियंका भाटी। प्रियंका। हाँ हाँ। बस। ठीक है, बैठिए, आराम से बैठिए। आराम से बैठिए। ठीक है क्या? हाँ, आराम से बैठिए, आँख और बंद करके बैठिए। आराम से बैठिए, हम सभी रहते हैं आपके सामने। ओके। आप घबराए नहीं, पहली बार कर रहे हैं क्या ध्यान? पहली बार है? हाँ। जी। ओके, तो आपके हिसाब से करेंगे हम। ओके। तो आराम से बैठना है, आंखों को बंद करना है। ओके। और अपनी जो श्वास है ना, उस पर ध्यान देना है, हम सभी आपको साथ देंगे, ठीक है? आराम से आंखों को बंद करना है और सांसों पे ध्यान देना है। आराम से बैठना है। हम्म। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, आराम से बैठना है।
सांस को लेना है और छोड़ देना है। जब हम श्वास को लेते हैं ना, 4 अंकों में लेना है। 1 2 3 4। थोड़ा रुकना है और छोड़ते वक्त 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करना है। आज का ध्यान जो रहेगा वो हमारी थियोसॉफिकल नॉलेज को बढ़ाने का रहेगा, सेल्फ प्रोडक्टिविटी के लिए रहेगा, और कार्य क्षेत्र में संतुलन व सफलता के लिए रहेगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वो घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी है उसके लिए रहेगा। और लास्ट में रहेगा अपने प्रियजनों को ऊर्जा देना। सुखासन में बैठना है, आराम से बैठना, नेत्र बंद करना है, आंखों को ओपन नहीं करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और मन ही मन में बोलना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक चेतना हूँ। मैं एक शांति हूँ। धीरे धीरे खुद के शरीर को ढीला छोड़ देना है। धीरे धीरे खुद के शरीर को ढीला छोड़ देना है, और धीरे धीरे हमारे सर से लेके पैर तक पूरा हमारा शरीर शांतिमय हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर से लेके पैरों तक हमारा शरीर शांतिमय हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शांतिमय हो रहा है। हमारा शरीर पूरा शांतिमय हो रहा है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। थियोसॉफिकल फाउंडेशन के लिए अब अपने मन को हृदय के भीतर ले जाए। आपका जो मन है, जो आपका फोकस है, उसको आपके हृदय के भीतर लेके जाना है, और भीतर जाने के बाद बोलना है, मन ही मन में अनुभव करे, महसूस करना है खुद को, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये मन नहीं हूं। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। और एक दिव्य प्रकाश हमारे हृदय से पूरे शरीर तक फैल रहा है। एक दिव्य प्रकाश हमारे हृदय से पूरे शरीर की तरफ फैल रहा है। ये प्रकाश है सत्य का। ये प्रकाश है विवेक का। ये प्रकाश है संस्कार का। ये प्रकाश है करुणा का। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ।
मुझे हमेशा सत्य प्रिय है। मैं सारे निर्णय विवेक से लेता हूँ। मेरे अंदर बहुत करुणा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी धीरे धीरे हमारा जो फोकस है वो हमारे आज्ञा चक्र पे लेके जाना है। हमारी जो दोनों बहुआ है, बहुआ कपाल बोलते हैं ना, फोरहेड, उसके बीचे बीच जहाँ हम टिकली लगाते हैं, गेंद लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, वो जगह टीका लगाते हैं, उस जगह आज्ञा चक्र है, उसके अंदर बीचों बीच वहां से एक नीला सफेद प्रकाश चमक रहा है। वहां से नीला सफेद प्रकाश चमक रहा है। आपके मन में जब भी विचार आए तो उसे आने दीजिए और उसे छोड़ दीजिए, उसे रोके नहीं। और उसी टाइम हमें अपने सांसों पे ध्यान देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। वो नीला सफेद प्रकाश अभी चमक रहा है हमारे दिमाग में। अभी मन ही मन कहे धीरे धीरे, मुझे सत्य का बोध हो रहा है। अभी हम उच्च बुद्धि का जागरण कर रहे हैं, हायर माइंड का। हमें अभी हायर माइंड बनाना है खुद को। तो उसके लिए मुझे सत्य का बोध हो रहा है। मेरा विवेक जागृत हो रहा है। मेरा विवेक जागृत हो रहा है। मुझे सत्य का बोध हो रहा है। मेरा विवेक जागृत हो रहा है। थियोसॉफिकल ज्ञान अब केवल पढ़ा हुआ नहीं बल्कि अनुभूत ज्ञान बन रहा है। थियोसॉफिकल ज्ञान अब केवल पढ़ा हुआ नहीं बल्कि अनुभूत ज्ञान बन रहा है। अभी खुद की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्फ प्रोडक्टिविटी का एक संकल्प लेना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब स्वयं को अपने कार्यस्थल पर देखें। जहां आप काम करते हो दिन भर, उस स्वयं को उधर देखें। आप शांत है। वहां आप शांत है। आप स्पष्ट सोचते हैं। आप स्पष्ट सोचते हैं। आप सही निर्णय लेते हैं। आप सही निर्णय लेते हैं।
सांस को लेना है और छोड़ देना है। मन ही मन संकल्प करे। जहां भी हो आप मन ही मन में संकल्प करे। मैं एकाग्र हूं। मैं एकाग्र हूं। मैं एकाग्र हूं। मेरा समय मूल्यवान है। मेरा समय मूल्यवान है। मैं एक कर्म योगी हूँ। मैं एक कर्म योगी हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है। मैं एकाग्र हूँ। मेरा समय मूल्यवान है। मैं एक कर्म योगी हूँ। मेरा हर कार्य मेरी सेवा बन रहा है। मेरा हर एक काम मेरी सेवा बन रही है। और मेरी सेवा ही साधना बन रही है। मेरा हर एक कार्य सेवा बन रहा है और वही सेवा साधना बन रही है। मेरा हर एक कार्य सेवा बन रहा है और सेवा साधना बन रहा है, बन रही है। अभी वन वर्क इन्वायरमेंट में विजय होने के लिए हमारा जो भी कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, कार्यालय हो, वहाँ हम, घर हो, बिजनेस हो, कहाँ भी उस वर्क एनवायरनमेंट में विजय पाने के लिए हमें अभी ध्यान करना है। अब अपने आसपास के लोगों को देखें, सहकर्मी, अधिकारी, टीम, जो भी आपको लगते हैं उनको देखें। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अपने हृदय से स्वर्णिम प्रकाश, गोल्डन लाइट उन सभी की ओर भेजे। जो जो भी है, आपके जो लोग हैं उनके तरफ आप गोल्डन लाइट भेजना है अपने हृदय से। जिसको जो अभी अच्छा लगे बुरे लगे सभी को आपको गोल्डन लाइट भेजना है। मन ही मन कहे मैं सामंजस्य में हूं। मन ही मन में कहे मैं सामंजस्य में हूं। मेरा टकराव नहीं मैं टकराव नहीं समाधान हूं। मन ही मन में कहना है मैं एक सामंजस्य में हूं। मैं टकराव नहीं, मैं साम्राज्य में हूँ।
मेरे अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। मेरा कार्यस्थल मेरा कार्यस्थल शांति, सम्मान और सहयोग का क्षेत्र बन रहा है। मेरा कार्यस्थल शांति, सम्मान और सहयोग का क्षेत्र बन रहा है। अभी आत्मा से मार्गदर्शन करना है। कुछ क्षण हम मौन रहेंगे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। कोई विचार आए तो उसे जाने दे। कोई विचार आए तो उसे जाने दीजिए। अभी आत्मा से मार्गदर्शन लेना है। केवल हमें साक्षी बनना है। यह वही अवस्था है जिसे थियोसॉफी में इनर मास्टर, हायर सेल्फ में संपर्क कहा गया है। तो होता है क्या देखना है। उसके बाद कृतज्ञ और समापन करना है। कृतज्ञता, कृतज्ञता व्यक्ति करना है और धीरे धीरे मन में ही बोलना है, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। धीरे धीरे ही मन में कहे, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं सेवा के मार्ग पर हूँ, मैं सेवा के मार्ग पर हूँ। गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। अभी हमारे हृदय से दिव्य स्वर्णम गोल्डन लाइट निकाल के उस बीम को अपने प्रियजनों को भेजना है। उनके सेहत के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनकी उम्र के लिए। हमें ग्रेटिट्यूड देना है। अपने प्रियजनों को वो लाइट भेजनी है। धीरे धीरे वो लाइट पहुंच रही है उनके पास। वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम भी अच्छा महसूस कर रहे हैं गोल्डन लाइट को।
हमें ग्रेटिट्यूड देना है, हम सभी को ग्रेटिट्यूड देना है, खुद को ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, अपनी सासों को धन्यवाद बोलना है, सभी मास्टर्स को धन्यवाद देना है, बोलना है, सभी थियोसफी मास्टर्स बुक्स, विश्व के सभी किताबों के लिए धन्यवाद बोलना है, सभी एनिमल किंगडम, खनिज किंगडम, वनस्पति किंगडम, मानव किंगडम, सभी किंगडम को हमारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे पृथ्वी माता को धन्यवाद बोलना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलना है, सभी अपने गुरुओं को धन्यवाद बोलना है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे हमें बाहर आने की कोशिश करना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, सभी को मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है, धीरे धीरे करना है, मन में जो भी घबराहट है वो निकल गई है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे सांसों को लेके छोड़ना है, अपनी पैर की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे उसके बाद अपनी आंखों को खोलना है, धीरे धीरे अपने हाथों में अपनी आंखों को खोलना है, आराम से अपनी आंखों पे दोनों हाथ रखना है, ठीक है। यस, थैंक यू। जिसको जो चाहे बोल सकते हैं। यस, बोलिए। राम प्रसाद जी धीरे धीरे बाहर आइए। विवेक, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखिए और धीरे धीरे बाहर आना है। धीरे धीरे बाहर आना है। ये सिरल जी, योगिता जी, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर, ध्यान रखिए। यस, थैंक यू, थैंक यू। आत्मोदन सर, आत्मवंदन मैम। ध्यान अच्छा रहा। हम्म। मुझे ना कोई प्लेसेस दिखती है, ऐसे कल भी मुझे मेरी स्कूल दिखी थी। हम्म। और आज भी मेरे को वही, हम जा रहे थे ना पहले, हम्म। वही की प्लेसेस दिखी कुछ।
अननोन प्लेसेस है। नहीं, नोन प्लेसेस है। स्कूल भी मैंने देखी हुई है। और जो हम्म। प्लेसेस हम लोग खेलते थे ना, वो मतलब हमारे घर के तरफ की प्लेस है। हम्म। नोन प्लेसेस है वहां पे। एक ऐसे ये भी है, कुआं जैसा भी है, मंदिर भी है वहां पे आगे। हम्म। हम्म। मतलब जो नॉन प्लेसेस है वो दिख रही है 2 दिन से। गांव की तरफ से है, मुंबई में है? नहीं सर, गांव से है, जहाँ हम पहले रहते थे ना, जलगांव से पहले। हम्म। हाँ, वो वहाँ की प्लेसेस दिख रही है। कल देखे तो जहाँ कोई। मैंने स्कूल की, जहाँ हम लोग बड़े हुए हैं, मतलब बोर्न हुए बड़े हुए ऐसे। हम्म। ओके। नो प्रॉब्लम। कल कुछ ऐसा दिखा ना, तो पूछना है मुझे क्यों दिख रही है ऐसा। हाँ सर। है ना? हाँ सर। हम्म। हाँ। यस। और मेरे को ड्रीम्स भी नहीं आते इसमें। 2-3 दिन से ना मेरे को ड्रीम्स भी आ रहे हैं अलग अलग। कल भी मेरे को इतनी सारी लिजार्ड दिखी है। और जो मेरे भाई है, कजिन, उन्होंने मेरा चश्मा ले लिया हाथ में, बोला नहीं नहीं, ये चश्मा तो नहीं हो सकता तेरे को। और मुझे दिखने लगा। हम्म। उसके पहले भी मेरे दादी और काका जो है ही नहीं अभी, वो लोग साईं बाबा के मंदिर में है। वहां पे वाल्मीकि ऋषि का भी मंदिर है। मतलब वहां पे उनकी भी मूर्ति है। और वहां पे वो कुछ प्रे कर रहे हैं और नहीं नहीं बोल रहे हैं, क्या ये काम नहीं होने देंगे, नहीं होने, ऐसे उनको प्रे कर रहे हैं वहां पे। दोनों जन, कुछ समझ में नहीं आया। किरण भी दिखी मेरे को वहां पे। गाड़ी भी दिखी। उसके बाद खाना भी दिखा बहुत सारा। वो पुजारी कुछ खाना वहां पे रखता है, वो लेके आता है ऐसे कुछ। हम्म। और टाइम भी दिखा मुझे, 3 से 9 का ऐसे टाइम भी वो फील हुआ उसमें मुझे, कि एक टाइम से हम लोग ट्रैवल करके 9 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी रिटर्न में तो 11-12 बज जाएंगे ऐसे लग रहा है, ऐसे मतलब ऐसे भी था। हम्म। ठीक है ना? क्या था समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके पीछे मत रहिए, लिख के रखिए। डोंट वरी। ठीक है, वो तो मैं ड्रीम्स में देखती नहीं, मतलब ज्यादा मुझे कुछ दिखते नहीं है। कभी कभी कुछ दिखते हैं ऐसा। और सर, एक मैं ध्यान नहीं ज्वाइन किया था ना, तो थोड़े दिन से मेरे को, मैं बोल रही थी ना ठीक नहीं था, ठीक नहीं था। तो मेरे पेन ले गए ना, पूरे पैर बहुत पेन हो रहा था। पर कल परसों से मैं थोड़ा रेगुलर ध्यान कर रही हूँ ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है, पेन निकल गया है। हम्म। वेरी गुड। ये इम्पोर्टेंट है। भौतिक लेवल पे हाँ चेंजेस होने उसके चाहिए। हाँ, उसके पहले भी मैंने ध्यान ज्वाइन किया था ना, उसके पहले भी मुझे हिल पेन जो था ना, मैं चल नहीं पाती थी सुबह। इतने हेवी हो जाते थे, पर दवा ली, सब किया मैंने। बट जैसे मैंने ध्यान चालू किया ना, वो ऑटोमेटिकली जता रहा मेरा हिल पेन। हम्म। अच्छी बात है। हाँ, वो उसमें मुझे बहुत राहत मिली थी। और आज ना जैसे ध्यान चालू हुआ ना, तो हम्म। लाइट तो आती है ऐसे, मुंह पे लाइट आती है। हम्म। येलोइश, बल्ब की कैसे होती है, ऐसे येलोइश लाइट आती है। हम्म। और ना मेरे लंग्स में भी ऐसे मतलब जल रहा था, जलन हो रही थी। हम्म। गरम लग रहा था या जल रहा था। ओके। लंग्स में फील हो रहा था, शायद हीलिंग में हो रही होगी। पता नहीं। आप जो भी है ना, लिख के रखो मैडम। बाकी देखेंगे हम। हम्म। हाँ सर। डोंट वरी। आपका अच्छा लगा सुन के, भौतिक लेवल पे होता है ना, आपका एस्ट्रली बहुत है एक्सपीरियंस। भौतिक लेवल में देखना है। ऐसा है। हम्म। ठीक है। नो प्रॉब्लम। यस। यस। ज्योति मैम, बोलिए मैम। विवेक, ज्योति जी। ध्यान बहुत अच्छा और काफी गहरा है सर। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। सर, हम्म। आत्मा
यस, थैंक यू विवेक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज्योतिष एक 2 मिनट है ना, बाद में सेशन होने के बाद थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। ओके, यस, थैंक यू मैम। राम प्रसाद जी, राम प्रसाद जी, यस, नहीं आपका आवाज नहीं आ रहा है। आत्मवंदन, यस, आत्मवंदन सर। आत्मना सर। ओके, बोलिए। ठीक है सर। हम्म ऊर्जा का संचार रहा पूरी बॉडी में अधिक, हम्म और बस प्रकाश प्रकाश रहा, हम्म इतने बजे थे। हम्म और हाँ यार, सुगंधित आप फिर से पुनः आपने जागृत कर दिया। हम्म जी जी। सुबह हुआ कुछ नहीं, नहीं हुआ कुछ उनको नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इस अच्छी बात है। टोटल 7 जन है, देखेंगे कल। हम्म जी सर। यस, सभी को थैंक यू, शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ थैंक यू, रात्रि। शुभ रात्रि थैंक यू। सभी को। यस। हम्म, 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 हम्म।